हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज हैं जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेगी। इस सीरीज में अब तक हमने पॉलिटिकल साइंस के सभी 9 यूनिट्स को हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोज को सिलेबस के फास्ट रिवीजन के पर्पज से तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन ऑर्डर ऑफ विच दे अपीयर्ड। तो यहाँ पर कुछ कमेटीज दी हुई हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जिस ऑर्डर में ये कमेटी गठित की गई थी। पहला है जीएस वाजपेयी कमेटी 1971 में बनती है। संथानम कमेटी आपकी 1962 में बनती है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनती है। और कोठारी जो कमेटी है ये 1964 में बनती है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले होगा, सबसे पहले संथानम कमेटी आएगी, फिर कोठारी कमेटी, फिर जीएस वाजपेयी कमेटी और अशोक मेहता कमेटी सबसे लास्ट में है। 2413 आपका यानी कि सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक ना। तो संथानम कमेटी जो बनती है 1964 में बनती है करप्शन के इशू को लेकर। कोठारी कमेटी जो बनती है 1964 में बनती है, इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जीएस वाजपेयी कमेटी जो बनती है 1971 में बनती है, ये क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम के आधार पर बनती है के लिए बनती है। और अशोक मेहता जो कमेटी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सुधार के लिए बनती है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वर एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर बर्थ ईयर। तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स के नाम दिए हुए हैं जो रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं लोकल गवर्नमेंट में। आपको उनको बर्थ ईयर के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लॉर्ड रिपन, इनका जो बर्थ ईयर है 1827 है। लॉर्ड मायो का जो बर्थ ईयर है 1822 है। अशोक मेहता का जो बर्थ ईयर है ये 1899 है। और बलवंत राय मेहता का जो बर्थ ईयर है 1911 है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होंगे, सबसे पहले लॉर्ड मायो आएंगे, फिर लॉर्ड रिपन आएंगे, फिर बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, यानी 2143 यानी आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना। तो लॉर्ड मायो जो वायसराय रहते हैं इंडिया में 1869 से 1872 तक, इनका जो बर्थ ईयर रहता है 1822 रहता है। लॉर्ड रिपन, जिन्हें फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ये वायसराय रहते हैं इंडिया में 1880 से लेके 1884 तक, इनका जो बर्थ ईयर रहता है 1827 रहता है। बलवंत राय मेहता, ये चेयरमैन रहते हैं। बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनती है 1957 में पंचायती राज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो इसका इनका जो बर्थ ईयर रहता है वो 1899 रहता है। और अशोक मेहता जो चेयरमैन रहते हैं अशोक मेहता कमेटी के 1977 में जिसका गठन होता है, और 2 टीयर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ये जो तो प्रपोज करते हैं, इनका जो बर्थ ईयर रहता है वो 1911 रहता है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन द ईयर। तो फर्स्ट लोकपाल बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, किस ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पहली बार 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकपाल बिल। तो फर्स्ट लोकपाल बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में 1968 में जो तो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहला क्या है, नीति आयोग लाइक प्लानिंग कमीशंस वाज आल्सो क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग जो है तो प्लानिंग कमीशंस की तरह ही एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा जो है तो बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नहीं था बल्कि 1919 था, जिसने रिपील और रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया।
द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर रिड्रेशल्स ऑफ सिटीजन ग्रीवांसेस इज द रशियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन। तो अर्लीस्ट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देखा जाता है सिटीजन्स ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए, वो रशियन इंस्टीट्यूशंस था, ओम्बड्समैन का था नहीं, ये गलत है, स्वीडन का था। स्वीडन में जो है तो फर्स्ट जो है तो हमको इंस्टीट्यूशंस दिखाई देता है ओम्बड्समैन का। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस ARC ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द सेटिंग अप द ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था उसने रिकमेंड किया था लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट ARC ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। तो फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसको हेड किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो A, D और E आपका स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों को एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा जो है तो सेटअप किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिपील और रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। और ओम्बड्समैन का जो इंस्टीट्यूशंस को दिखाई देता है उसका जो ओरिजिनेट होता है वो स्वीडन में होता है 1909 में, ना कि रसिया में। और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था जिसको रिपोर्ट दी थी प्रॉब्लम्स ऑफ रेड्रेशंस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांसेस 1966 में पब्लिश किए थे। और इसके जो चेयरमैन थे वो मेरा मोरारजी देसाई थे। इन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त के इटेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंड किया था। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो ई गवर्नेंस किससे एसोसिएटेड है, ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान से एसोसिएट करता है। पंचायती राज का 73 अमेंडमेंट जो हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके द्वारा जोड़ा गया था। रिड्रेसल्स ऑफ द ग्रीवांसेस इसको ओम्बड्समैन से एसोसिएट करता है। और राइट टू एजुकेशन जो आया था 2009 में आया था। तो यहाँ पर ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का जो है तो थर्ड आपका ऑप्शन होगा, यानी कि आपका पी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। तो ई गवर्नेंस प्लान जो रिलेटेड है वो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान से रिलेटेड है। पंचायती राज जो है तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिट्रेशल ग्रीवांस जो है रिलेटेड है ओम्बड्समैन से। और राइट टू एजुकेशन जो है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इनएक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनको ट्रू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कौन से सही है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन टू स्टेट असेंबली। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट असेंबलीज के लिए जो तो इलेक्शन कराता है, ये बात बिल्कुल सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए इलेक्शन कराता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वुड बी फाइनल। तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग आपको अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा उसको फाइनल माना जाएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो ये बात भी बिल्कुल सही, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के लिए इलेक्शंस के। तो यहाँ पर आपका ए, बी और डी ये तीनों जो होता है आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो यानी ए फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट ए जो है तो सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है इलेक्शन स्टेट असेंबली के लिए। स्टेटमेंट बी भी करेक्ट था यहाँ पर आपका, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन पंचायत के लिए और म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए। यहाँ पर सी स्टेटमेंट आपका फॉल्स था, क्योंकि जो डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा फाइनल होता है, ना कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन से। और डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, क्योंकि द इलेक्शन कमीशन जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग, पोलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट इसेंस ऑफ द गुड गवर्नेंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर जो है तो गुड गवर्नेंस के बारे में आपको कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है तो गुड गवर्नेंस के इसेंस को दिखाता है, उसके मूलभूत जो सिद्धांत है उसको दिखाता है। रूल ऑफ लॉ, रेगुलर
इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस की डाउन साइजिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ या ग्लोबलाइजेशन या ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको जो गुड गवर्नेंस का इसेंस है वो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। तो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका डी नंबर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच द पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट एट पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या मिनिमम पॉपुलेशन होना चाहिए जहां पर पंचायत को इंटरमीडिएट लेवल पर, इंटरमीडिएट जो लेवल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो मिनिमम जो पंचायत जो होनी चाहिए वो 20 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो 20 लाख पॉपुलेशन दिया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया था उसके द्वारा। ब्लॉक जो इंटरमीडिएट लेवल यानी ब्लॉक पंचायत तभी गठित होगी जब वहां पर मिनिमम कम से कम 20 लाख पॉपुलेशन होगी, तभी, अगर उससे कम होगी तो नहीं कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बड्समैन फॉर लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है, कुछ कमेटीज दी हुई है, कमीशंस दिए हैं, आपको बताना है ओम्बड्समैन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो सेकंड आई थी, या संथानम कमेटी के द्वारा? तो एआरसी जो सेकंड थी उसने रिकमेंड किया था ओम्बड्समैन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो होगा। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। इसने जो तो सजेस्ट किया था कि जो ओम्बड्समैन है वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से द कमेटी ऑन एश्योरेंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो कमेटी ऑन एश्योरेंस है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस लिए है, जो तो उपयोगी है, ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लेजिस्लेटिव control. The committee on the assurance in parliamentary committee that ensure the executive fulfillment assurance promises and undertaking given by the ministers on the floor of house। तो ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात के लिए काम आती है कमेटी ऑन एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ब्रिटिश राज इनिशिएट द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश राज के दौरान यानी इंडिपेंडेंस आजादी से पहले जो है तो प्लानिंग कमीशन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, इनिशिएट किया था। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है तो ये प्लानिंग कमीशन के आइडिया को इनिशिएट किया था। तो डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग हिज टेन्यूर ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 initiate the idea of national planning committee to address the economic planning in इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पंचायती राज इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल। तो पंचायती राज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के रूप में मेंशन किया गया है वो आर्टिकल 40 में मेंशन है। ठीक, शादी अली कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो शादी अली कमेटी जो है वो पंचायती राज सिस्टम को वर्किंग के लिए रिपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, अपॉइंट की गई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, राजस्थान में जो पंचायती राज था उसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है आपका, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है वीके राव कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन। तो वीके राव कमेटी 1985 में जो है तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा अपॉइंट की जाती है पंचायती राज को देखने के लिए। तो ये भी करेक्ट है। लोकल गवर्नमेंट फिगर इन स्टेट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। आर्टिकल 40 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसमें बात की गई है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की। शादी अली कमेटी जो है इसको 1964 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, रिव्यू द पंचायती राज सिस्टम इन राजस्थान का जो पंचायती राज सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए, साथ ही साथ एनालाइज करने के लिए जो फंक्शनिंग है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की उसको।
जीवी के राव कमेटी जो अपॉइंट की जाती है प्लानिंग कमीशंस के द्वारा 1985 में जो है तो अपॉइंट की जाती है रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स के लिए। लोकल गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का कौन सा टूल्स है जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का टूल का क्या क्या है। तो सिविल सर्विसेज कोड है आपका, स्टाफ एजेंसी भी है, बजट भी है और ऑर्डिनेंस भी है। ये चारों चीज यहाँ पर टूल्स हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। शूट अगेन पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में नहीं आता। तो ए बी सी और डी जो है तो आपके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के टूल हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सिविल जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स के टूल है वो सिविल सर्विसेज कोड है, स्टाफ एजेंसी है, बजट है और ऑर्डिनेंस है। शूट अगेन पब्लिक ऑफिशियल जो है ये लीगल एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। तो इस प्रकार ये जजुशियल कंट्रोल है ना कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो ठीक, तो शूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल जो है वो जजुशियल कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन पीएम मोदीज विजन्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया एज ए पंच प्राण। तो यहाँ पर आपको बताना है पीएम मोदी का जो विजन है डेवलप इंडिया का, जिन्होंने उन्हें पंच प्राण के रूप में जो तो बताया है, तो ये कौन कौन से विजन उसमें इंक्लूडेड हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात पंच प्राण में वो नहीं करते, गोल ऑफ द डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं, डेवलप्ड इंडिया के का गोल रखे हैं इसमें। सिक्योरिटी की बात भी इसमें नहीं करते, यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात इसमें नहीं करते। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा केवल बी और डी जो विजन्स हैं वो आपके यहाँ पर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर दिया हुआ वो आपका करेक्ट है। ठीक ना, तो पीएम मोदी का जो पंच प्राण है अमृतकाल के लिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बी और डी आपका जो दिया हुआ था वो करेक्ट था। फर्स्ट प्राण में आते हैं गोल ऑफ द डेवलप्ड इंडिया। सेकंड जो प्राण है वो रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसको रिमूव करने की बात की गई है। थर्ड जो प्राण बताया गया है वो टेक प्राइड इन अवर रूट्स की बात की गई है। फोर्थ जो प्राण बताया गया है यूनिटी की बात की गई है। और फिफ्थ प्राण में सेंस ऑफ ड्यूटी एमंग सिटीजन्स की बात की गई है। पीएम मोदी ने रेड फोर्ट में 15 अगस्त 2022 को जो है तो ये पंच प्राण ऑफ अमृतकाल को बताया था। तो ये 5 प्राण हैं अमृतकाल के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अरेंज द फॉलोइंग एक्ट दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस ऑर्डर में ये सेटअप किए गए थे। लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट आता है 2013 में। द विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट आता है आपका 2014 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आता है 1988 में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आता है 2001 या 3 में आता है। ठीक, देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सबसे पहले प्रिवेंशन होगा यानी सी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, सी के बाद ई, फिर उसके बाद आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डी आएगा, फिर उसके बाद आपका ए आएगा और फिर लास्ट में बी, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर सी ई डी ए बी, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है ये 1988 में आता है। सिविल बिजनेस कमीशन एक्ट जो आता है ये 2003 में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आता है 2005 में आता है। द लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट आता है 2013 में आता है। और द विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो आता है वो 2014 में आता है। तो ये आप सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स अमंग द ओरिजिनली फ्रेम्ड 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट। तो जो सिटीजन चार्टर मूवमेंट फ्रेम किया गया था ओरिजिनली उसमें इनमें से कौन सी प्रिंसिपल्स नहीं है। चॉइस, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों है। क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्वालिटी उसमें था। ठीक ना, तो क्वांटिटी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक ना, तो क्वांटिटी डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटीजन चार्टर जो मूवमेंट में बनाया गया था जो ओरिजिनली फ्रेम किया गया था, इसमें क्वालिटी की बात की गई थी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, चॉइसेस की बात की गई थी, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की बात की गई थी, वैल्यू की बात की गई थी, अकाउंटेबिलिटी की बात की गई और ट्रांसपेरेंसी की। ये 6 प्रिंसिपल्स इसमें थे। ठीक ना, जो सिटीजन चार्टर मूवमेंट का ओरिजिनली फ्रेम जो मूवमेंट था उसमें 6 जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे ये 6 प्रिंसिपल्स थे, इनको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द इंट्रोडक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2000 में लॉन्च की जाती है। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86 में लॉन्च की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में, और अटल पेंशन योजना भी 2015 में लॉन्च की जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल होगा, सबसे पहले आपका बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर डी आएगा और फिर सी आएगा। तो बी ए टी सी यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट है। देख लेते हैं इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86 में लॉन्च की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो लॉन्च की जाती है 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च की जाती है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में लॉन्च की जाती है। वही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 25 जुलाई 2015 में लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट हैज बीन इंट्रोड्यूस by the right to information in the politico administrative system। तो politico administrative system में right to information act के द्वारा इनमें से कौन से जो है ट्रेड्स जो है तो इंट्रोड्यूस किए गए थे, कासन का, स्केयर का और विजिलेंस का। ये तीनों ट्रेड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। रेड ट्रेपिजम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आता है ये याद रखिएगा, 2005 में आता है। इसके द्वारा प्रमोट किया गया था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, और इंट्रोड्यूस किए गए थे पोलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसमें कुछ ट्रेड्स जो तो एनहांस करने की बात की गई थी, कॉशंस, केयर और विजिलेंस को। जबकि जो रेड टेपिज्म है उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी आरटीआई एक्ट जो आया था उसके द्वारा, ठीक ना। जिसको प्रमोट नहीं बल्कि रिड्यूस करने की बात की गई थी रेड टेपिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आर ट्रू। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो था उसके बारे में कुछ आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं जो करेक्ट नहीं है। इट हैज वाइडेंड द डिफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स की जो डिफिनेशंस है उसको वाइडन किया था, ये सही है, ठीक ना। ये उसमें आता उसका एक उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट, तो ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट जो है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कंप्लेंट को कहा था, प्रोवाइड किया था, उसका प्रोविजंस दिया गया है, उसमें किया गया है, सही है। इटेब्लिशमेंट इटेब्लिशेस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इटेब्लिश करने की बात की गई इसमें। इग्नोर द मेडिएशंस एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो इग्नोर नहीं किया गया था बल्कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मेडिएशन एज द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में। तो यहाँ पर डी जो है आपका ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो ऑप्शन में पूछा गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है तो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कब आया था, 2019 में आया था। इसने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा को, और साथ साथ ये रिप्लेस करता है 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको, और डिफाइन करता है कंज्यूमर्स एंड रीऑर्गेनाइज मीडिएशन एज ए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो नीति आयोग जो है तो पब्लिश करता है नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई एंड मल्टी डायमेंशन जो पॉवर्टी इंडेक्स है जो मेजर करता है पॉवर्टी अक्रॉस द मल्टीपल डायमेंशंस। इसमें 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनको तीनों को इक्वली जो है तो वेटेड दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है इंडिया का उसमें 9 पिलर्स हैं, उनमें से कौन कौन से इसमें पिलर्स हैं इंक्लूड किए गए हैं। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल की बात की गई है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की गई है, कनेक्ट ओनली मेट्रो सिटीज की बात नहीं की गई है बल्कि यूनिवर्सल कनेक्टिविटी की बात की गई है, ठीक है। तो डी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी ए बी सी आपके तीनों होंगे, यानी कि सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। तो 9 पिलर्स क्या क्या है डिजिटल इंडिया के, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबिलिटी कनेक्टिविटी है,
पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम है, ई गवर्नेंस है, रिफॉर्मिंग ई गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति की बात की गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम को बढ़ाए जाने की बात की है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी फॉर जॉब्स है और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है। ये 9 पिलर्स डिजिटल इंडिया के दिए गए हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक ना, इसका आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन से जो है तो फीचर्स नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के। प्रेग्नेंट वुमेन विल बी इंटाइटल टू मील्स, ये जो है तो प्रोविजंस किया गया है। एल्डेस्ट वुमेन्स ऑफ द हाउस होल्ड टू बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द इशूइंग राशन कार्ड, तो जो एल्डेस्ट वुमेन होगी उसको हेड ऑफ हाउस होल्ड माना जाएगा राशन कार्ड को इशू करने के लिए, ये भी सही है। प्रेग्नेंट वुमेन विल बी इंटाइटल टू रिसीविंग द मॉनिटरी बेनिफिट नॉट लेस देन 6000, तो 6000 से कम जो है तो मॉनिटरी बेनिफिट्स को नहीं दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को, ये प्रोविजंस भी किया गया है। प्रेग्नेंट वुमेन विल बी इंटाइटल टू फ्री चेकअप एट आंगनवाड़ी, ये जो प्रोविजंस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में नहीं है, तो यहाँ पर ए बी और सी आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या था, सी नंबर था, केवल डी ऑप्शन आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में नहीं था। तो प्रेग्नेंट वुमेन इंटाइटल नहीं है फ्री चेकअप के लिए एट आंगनवाड़ी। तो ये नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके साइलेंट फीचर्स दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन जो तो फर्स्ट प्रेसिडेंट था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो कमीशन बना था उसके। तो यहाँ पर जस्टिस बी बालकृष्णा इराडी जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस वी बालकृष्णा इराडी। जस्टिस वी बालकृष्णा इराडी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन 1988 से लेके 1993 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग सोशल ऑडिट लॉ। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट था जिसने सोशल ऑडिट लॉ को लाया था, तो मेघालय था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेघालय। मेघालय जो हो तो बिकम द फर्स्ट स्टेट in India to operationalize the Meghalaya Community Participation in Public Service Social Audit Act 2017। तो 2017 में ये एक्ट आया था मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ 73rd एवं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कॉमन और कंपलसरी प्रोविजंस पे आपको बताना है कौन कौन से हैं, कॉमन भी हो कंपलसरी भी हो। 5 ईयर इलेक्शंस की बात दोनों एक्ट में की गई है, ये कंपलसरी है, और रिजर्वेशन फॉर वुमेन ये भी कॉमन है कंपलसरी है। रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस की ये वॉलंटरी प्रोविजंस है ना कि कंपलसरी प्रोविजन है। और नगर पंचायत केवल आपका जो है तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है ना कि 73rd में। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन जिसमें होगा, यानी कि डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, तो 5 ईयरली इलेक्शंस ये कंपलसरी प्रोविजन था दोनों अमेंडमेंट में। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड ये कंपलसरी नहीं था बल्कि वॉलंटरी प्रोविजन था। रिजर्वेशन फॉर वुमेन जो है ये कंपलसरी प्रोविजन है दोनों अमेंडमेंट में। और नगर पंचायत जो है तो केवल 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात में है ना कि 73 में। कुछ कंपलसरी प्रोविजंस यहाँ पर दिए हैं, आपको इसको देख लेना है, जैसे 3 टियर सिस्टम है, इलेक्शंस है, रिजर्वेशन का सीट है जिसमें शेड्यूल्ड क्लास शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की बात की है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाने की बात की गई है, फाइनेंस कमीशंस, पावर एंड फंक्शंस जो दिए गए हैं पंचायत को, ड्यूरेशन जो है 5 ईयर का, और ऑडिट टू अकाउंट, ये सभी कंपलसरी प्रोविजंस हैं। कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस भी हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया से। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।